नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। मैं अमित कुमार डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर सुबह में आता हूं। उसी क्रम में अब डेली करंट अफेयर्स का आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के एकीकृत परीक्षण रेंज से मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल फ्लाइट ट्रायल किया? तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस राज्य के एकीकृत परीक्षण रेंज से मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल फ्लाइट ट्रायल किया? तो अगर हम बात करें कि ध्रुवास्त्र सफल फ्लाइट ट्रायल का, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य के परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस फ्लाइट ध्रुवास्त्र की, तो ये फ्लाइट ध्रुवास्त्र यह मिसाइल थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रोटोटाइप है। यह मिसाइल थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रोटोटाइप है। ध्रुवास्त्र मिसाइल का डायरेक्ट मोड और अटैक मोड में भी सफल परीक्षण किया गया है। यानी ध्रुवास्त्र मिसाइल का डायरेक्ट मोड और अटैक मोड में भी सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस ध्रुवास्त्र मिसाइल की, तो ध्रुवास्त्र मिसाइल एक प्रकार का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्रुवास्त्र मिसाइल एक प्रकार का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4 से 7 किलोमीटर तक है। जी हाँ दोस्तों, यह 4 से 7 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। अगर हम बात करें इसे किसने विकसित किया है, यानी इसे किसने विकसित किया है ध्रुवास्त्र को, तो ध्रुवास्त्र को विकसित करने का श्रेय DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया। इसका पूर्व का नाम नाग है, यानी इसे पूर्व में नाग के नाम से जाना जाता था। यह मिसाइल सभी मौसमों में दिन और रात के समय सक्षम है तथा पारंपरिक कवच के साथ ही साथ विस्फोट तक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंक को भी नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा छात्रों के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा छात्रों के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो छात्रों के लिए पहल की शुरुआत की गई है मनोदर्पण। क्या है? मनोदर्पण पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो मनोदर्पण पहल की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा किया गया और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। तो आइए अगर हम बात करें इस मानव संसाधन विकास मंत्री और मनोदर्पण की, तो क्या है मानव संसाधन? तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत करी। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस पहल से देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो करंट हो या GS हो, दोनों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार का पूछा हुआ प्रश्न है। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। यानी इस दिन भारत का झंडा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडा को अपनाया गया था, इसलिए इस 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों अगर हम बात करें इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। पहला, भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस खास मौके के लिए यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन यानी 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था, इसलिए इसे मनाया जाता है। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे शीर्ष पर गहरा केसरिया, मध्य में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में रहता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि ध्वज को आम बोलचाल की भाषा में झंडा कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है कि भारतीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तिरंगे के मध्य में सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसका प्रारूप चक्रवर्ती सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र से लिया गया है। अशोक चक्र की परिधि भी लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। दोस्तों अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां हैं और ये 24 तीलियां हर एक भारतीय, ये जो 24 तीलियां हैं हर एक भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 24 तीलियां हैं, ये 24 तीलियां हैं हर एक भारतीय में समय चरित्रों को दर्शाती है। तो ये जो 24 तीलियां हैं हर एक भारतीय में समय चरित्रों को दर्शाती है ये अशोक चक्र। तो देख लीजिए आपके सामने ये अशोक चक्र की 24 तीलियां हैं और 24 तीलियां के क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हैं उनको भी हमने दे दिया है। आप बहुत अच्छे से मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा दोस्तों। तो फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ईवी चार्जिंग यानी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? हाल ही में भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये मुफलर नगरी यानी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल की नगरी में भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया। तो हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, यदि प्रश्न पूछे केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो RK सिंह। RK सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। यह अपने तरह का पहला टीवी चार्जिंग प्लाजा है जिसमें आप अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। ऐसी पहल अब तक पूरे देश भर में कहीं भी नहीं की गई थी, लेकिन अब इसका उद्घाटन भारत की दिल्ली में कर दिया गया, यानी पहली बार इसका उद्घाटन किया गया भारत की राजधानी दिल्ली में। भारत के पहले EV चार्जिंग प्लाजा में 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए गए हैं जो उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग समस्या का समाधान और सुविधाजनक होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ के विमानन प्राधिकरण ने पौराणिक चरित्र रावण के विमानन मार्गों के अध्ययन के लिए शोध परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों ये विमानन प्राधिकरण ने पौराणिक चरित्र रावण के विमानन मार्गों के अध्ययन के लिए शोध परियोजना शुरू की है। वो कौन सा देश है? श्रीलंका। तो दोस्तों इस समय रावण बहुत चर्चे में है और रावण श्रीलंका में चर्चे में है। तो क्यों चर्चे में है आइए हम
देखते हैं नीचे। दोस्तों ये जो हाल ही में श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने राजा रावण व खो चुके हवाई मार्गों के प्राचीन प्रभुत्व विषय पर शोध करने के लिए प्राचीन साहित्य की मांग की है। दोस्तों श्रीलंकाई सरकार के अनुसार रावण दुनिया का पहला विमान चालक था जिसने 5000 वर्ष पहले उड़ान भरी थी। श्रीलंका प्राचीन काल में उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों की खोज करना चाहता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे रावण का विमान था उसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। किसके? रामायण के अनुसार उसे पुष्पक विमान कहा जाता है। और उसके विमान का निर्माता कौन थे? विश्वकर्मा जी। अगर हम बात करें श्रीलंका में रावण का गुणगान आज भी किया जाता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की न्यायिक राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की न्यायिक राजधानी कोलंबो में स्थित है। और सरकार लोकतांत्रिक गणराज्य की है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, यानी रुपया मुद्रा श्रीलंका में चलती है। अगर हम बात करें श्रीलंका के मैप देख लेते हैं हम दोस्तों। श्रीलंका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये इंडिया और ये है श्रीलंका और इसी के बीच में है पाक स्ट्रेट यानी पाक जलसंधि। पाक जलसंधि किसको किसको अलग करती है? यानी पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। और इसी पाक जलसंधि के नीचे मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये मन्नार की खाड़ी और ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो दो प्रश्न याद रखेंगे यहाँ से। पाक की खाड़ी किसको किसको विभाजित करती है? भारत और श्रीलंका को। मन्नार की खाड़ी किसको किसको विभाजित करती है? भारत और श्रीलंका को। यहीं पर पाक खाड़ी है और यहीं पर मन्नार की खाड़ी है। और इसी मन्नार की खाड़ी में श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा आकर गिरती है। तो दोस्तों श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अगर हम बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धने कोट्टे है। चलिए आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया ग्रेटा थनबर्ग को। अगर प्रश्न पूछे गुलबैंकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, पर्यावरण एक्टिविस्ट है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों यह सम्मान उनके द्वारा मानवता व पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे। क्या क्या प्रश्न बनेंगे उनको हम देख लेते हैं। जैसे ग्रेटा थनबर्ग को पुरस्कार स्वरूप 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि, यदि आपसे कहे कितनी पुरस्कार राशि तो 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। हालांकि ग्रेटा ने यह राशि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को दान करने का निर्णय लिया है। तो आइए अगर हम बात करें गुलबैंकियन पुरस्कार की तो ये गुलबैंकियन पुरस्कार की स्थापना 1976 में हुई थी। गुलबैंकियन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में हुई थी गुलबैंकियन पुरस्कार की। और ये संस्थान कैलिस्टो गुलेनबैंकियन फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। यह गुलबैंकियन पुरस्कार
कैलुस्टे गुलेनबेकियन फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें वितरण कहाँ किया जाएगा, तो इसका वितरण समारोह पुर्तगाल में, इसका वितरण समारोह कहाँ होगा, पुर्तगाल में होगा। अगर हम बात करें ग्रेटा थनबर्ग की, तो ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। कार्य है जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता संकट से लोगों को अवगत कराना। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले हम देख लेते हैं स्वीडन। देख लीजिए स्वीडन के, इसके पहले भी करंट अफेयर्स की पिछले क्लास में हमने स्वीडन को दिखाया था आपको। तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है डेनमार्क। फिर ये हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। स्वीडन और फिनलैंड की मध्य में बोथनिया की खाड़ी ये आपको दिखाई दे, तो बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। फिर ये हो गया नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर ये हो जाएगा नॉर्वे। तो ये सब जितने भी है स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वर्तमान दर पर होता रहा तो अधिकतर पोलर बियर कितने वर्षों तक विलुप्त हो जाएंगे। पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू कब तक विलुप्त हो जाएंगे यदि इसी तरह से तापमान में परिवर्तन हो रहा है, नेचर का क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन होता रहा तो दोस्तों 2100 वर्षों में ये पोलर बियर पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अब इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएंगे, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। ये शोधकर्ताओं ने 19 में से पोलर बियर की उन 13 प्रजातियों पर अध्ययन किया जो उनकी कुल जनसंख्या का 80% हिस्सा है। तो 2040 तक कनाडा की हडसन खाड़ी और डेविस स्ट्रेट में, 2080 तक अलास्का और रूस में, 2040 तक कनाडा की हडसन खाड़ी और डेविस स्ट्रेट में, 2080 तक अलास्का और रूस में तथा 2100 तक पूरी दुनिया में पोलर बियर की जनसंख्या खत्म हो सकती है। तो हालांकि वर्ष 2100 तक नामात्र के पोलर बियर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह कनाडा में बचे रहेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है वर्ष 2040 में पोलर बियर की प्रजनन क्षमता खत्म होने लगेगी, जिससे पोलर बियर विलुप्त होने लगेंगे। दुनिया में इस वक्त 19 प्रजातियों के 26,000 पोलर बियर हैं जो नॉर्वे से लेकर कनाडा और साइबेरिया तक फैले हैं। अगर हम बात करें ध्रुवीय भालू की, तो ये ध्रुवीय भालू की वर्तमान में जनसंख्या 26,000 है लगभग, और निवास स्थान आर्कटिक महासागर के आसपास के क्षेत्र, यानी ये पोलर बियर आर्कटिक महासागर के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। और ये खतरा है पिघलती हुई बर्फ और बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग प्रवृत्ति। ये है मांसभक्षी और शीतानुकूल जीव हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार द्वारा डॉल्फिन की जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों डॉल्फिन की जनगणना रिपोर्ट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्राप्त की गई है। तो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा डॉल्फिन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कहाँ कहाँ डॉल्फिन पाए जाते हैं, तो ये रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है कि पिछले 4 साल में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है। तो दोस्तों कहां पर डॉल्फिन की 13% की कमी आई है? चंबल नदी में। वर्ष 2016 में चंबल नदी अभ्यारण्य में 78 डॉल्फिन थी, जबकि वर्ष 2020 में इनकी संख्या लगभग 68 रह गई है। चंबल नदी की डॉल्फिन के संदर्भ में अधिकतम वहनीय क्षमता 125 डॉल्फिन है। अगर हम बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम
प्लैनेटिस्टा गैंगेटिका है। जो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैनेटिस्टा गैंगेटिका है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है, तो डॉल्फिन है। अगर कहे प्राप्ति कहाँ कहाँ डॉल्फिन प्राप्त होते हैं, तो असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में डॉल्फिन पाए जाते हैं। देखिए जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में गंगा नदी में पाए जाते हैं और सर्वाधिक डॉल्फिन भी गंगा नदी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगर कहें किस किस नदी में डॉल्फिन पाए जाते हैं, गंगा नदी, चंबल नदी, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियों में, इन सारी नदियों में पाए जाते हैं डॉल्फिन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली बार जब वीडियो बने इस तरह का तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो भाजपा से है। इनका विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा की सीटों की संख्या 231 है। भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, जबकि खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। तो चलिए दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने T-19 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लो खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों BEML के साथ। तो रक्षा मंत्रालय ने T-19 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लो खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? BEML के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की खरीद इकाई ने T-90 SSK के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले 1512 उपकरणों की खरीद के पर BEML के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। BEML क्या है? BEML तो आइए देखते हैं। 21 जुलाई को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML का पूरा नाम दोस्तों भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इसकी अनुमानित लागत 557 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य सरकार के मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। तो इस खरीद को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे T-19 टैंकों की खरीद के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो BEML, यानी BEML का पूरा नाम क्या है? तो BEML का पूरा नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ICC ने, और ये अंतिम प्रश्न होगा आज के सेशन का, तो ICC ने पुरुषों के T20 विश्व कप 2020 को स्थगित कर दिया है। यह किस देश में आयोजित किया जाना था? तो दोस्तों यह किस देश में आयोजित किया जाना था? ऑस्ट्रेलिया में, यानी T20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना था और इसे रद्द कर दिया गया है। तो अब आइए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो बन सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आपको दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुषों के T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को रद्द किया गया है। 20 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई ICC बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 के बीच आयोजित होना था। कब आयोजित होना था? 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 के बीच
आयोजित होना था। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ एक महाद्वीप है। तो यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कार्पेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत है। अगर हम बात करें ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरले प्लेट ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे ज़्यादा ग्रेट सैंडी और गिब्सन सिम्पसन ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीचे जब हम जाते हैं तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये बॉस जल संधि, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामों में। बॉस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को विभाजित करता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों पर स्थित है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो प्रशांत महासागर की तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में आपको हम दिखाते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये दोस्तों आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये वाला हिस्सा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी आपको यहाँ पर 2229 मीटर ऊंचा दिखाई दे रही है, यानी 2229 मीटर ऊंचा पर स्थित है माउंट कास्युस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अब हम बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है और इसी में यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से सारे के सारे प्रश्नों को अपने माइंड में सेटअप कर लिए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद,